न इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में सीरिया में जो कुछ चल रहा है उस पर आप सबकी नज़र बनी हुई है, लेकिन इस बीच कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं। एक तरफ तो एक खबर निकलकर ये आई है कि IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स जो है वो सीरिया में न केवल दाखिल हुई है बल्कि उसने लगातार हमले किए हैं, और जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक 500 से ज़्यादा रॉकेट्स दागे गए हैं। और कहाँ ये दागे गए हैं? सीरिया के जो बेस है, जहाँ पर सीरिया के हथियारों का बेस है, वहाँ पर ये रॉकेट्स दागे गए हैं। और यहाँ पर ये सीरिया को जो हथियार मुहैया कराए जा रहे थे, ये ईरान की तरफ से हथियार मुहैया कराए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं IDF या इजराइल को ये डर था कि इसका इस्तेमाल जो है विद्रोही गुट इजराइल के खिलाफ ना कर लें, इसीलिए इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने इसलिए यहाँ पर कार्रवाई की है, और लगातार इजराइल जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। सीरिया से खबर ये भी निकल कर आ रही है कि वहाँ की जो राजधानी है दमिश्क, उससे करीब IDF जो है सूत्रों के हवाले से खबर जो है उसके मुताबिक 12 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है। दूसरी तरफ HTS जो है, हयात तहरीर अल शाम, उसके लड़ाके जो हैं वो वहाँ पर लगातार अपना विद्रोह और विरोध दर्ज करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ एक तरफ तो स्थिति सामान्य होने की बातें सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ कुछ खबरें जो निकलकर सामने आ रही है वो और हैरान करती हैं। क्योंकि एक खबर निकलकर सामने आई है कि बशर अल असद के पिता जो थे, उनकी वहाँ जो कब्र बनाई गई थी, उनके गृह ग्राम में कब्र बनाई गई थी, उसे जला दिया गया है। इतना ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर बशर अल असद और उनके पिता के खिलाफ यहाँ पर देखने को मिला है। और ये जो है ये HTS के लड़ाके हैं, उनके द्वारा ये सब किया गया। इसके अलावा एक चीज़ और, एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है, वो निकलकर सामने आ रही है खामनेई की तरफ से। खामनेई ने कहा है कि ये जो कुछ भी सीरिया में जो कुछ हुआ है, ये US, इजराइल इसके पीछे हैं, इनका हाथ है। और साथ ही साथ उन्होंने इशारों में टर्की जो है, तुर्की, उसके ऊपर भी आरोप लगा दिया है कि तुर्की भी इसमें शामिल है, और ये सब खेल उसका रचा गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि रूस और ईरान जो हैं वो यहाँ पर मदद पहुँचाया करते थे सीरिया को, लेकिन सैन्य मदद नहीं समय पर पहुँचाई गई, और उसके बाद HTS के लड़ाके जो हैं उन्होंने यहाँ पर 10 दिन में ही उलटफेर करके रख दिया, और बशर अल असद जो हैं उनको भागना पड़ा, रशिया में शरण लेनी पड़ी। लेकिन इजराइल ने यह हमला क्यों किया? आखिर सीरिया में इजराइल का क्या फ़ायदा है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल एक तो विस्तार करना चाह रहा है, और सबसे बड़ा कारण है गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स क्या है? दरअसल ये ऊंची चोटियां हैं, और ये ऊंची चोटियां अगर रणनीतिक हिसाब से देखा जाए तो बहुत अहम हो जाती हैं इजराइल के लिए, क्योंकि इससे वो काफ़ी एक बड़े इलाके पर नज़र रख सकता है कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है, उसको कंट्रोल कर सकता है। गोलान हाइट्स के बारे में एक बात और है कि यहाँ पर प्राकृतिक पानी जो है वो यहाँ पर मुहैया होता है, और इसको लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल के पास खारे पानी का तो भंडार बहुत है, लेकिन पीने के पानी के लिए उसको ये गोलान हाइट्स की जो नदी है, इसका नाम भी हम आपको बताते हैं कि कौन सी नदी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है इसका। तो ये एक पहलू तो ये हो गया। दूसरा पहलू जो है वो निकल कर सामने आ रहा है G7 देशों की तरफ से। G7 देश क्या कह रहे हैं? G7 देश कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, यानी कि हम यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए महिलाओं और आम लोगों के अधिकार जो हैं वो यहाँ पर मिल पाएँ, इसके लिए हमारी अगर ज़रूरत होती है तो हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। G7 में है कौन कौन, ये भी आप जान लीजिए। इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, UK है, यूनाइटेड स्टेट है, यूरोपियन यूनियन है, इटली, जापान भी है। तो ये सारे देश ये सारी बातें कह रहे हैं कि सीरिया में, जबकि दूसरी तरफ सीरिया में HTS जो है, हयात तहरीर अल शाम, उसके जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से जुलानी की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, हम यहाँ पर अब नई सरकार स्थापित करने जा रहे हैं, और ये सरकार जो है आम लोगों के लिए काम करने वाली है। लेकिन एक बात और निकलकर सामने आ रही है, और वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल इसके पहले यहाँ पर जलाली मोहम्मद अल बशीर जो हैं वो अब प्रधानमंत्री बने। इसके पहले मोहम्मद गाजी जलाली थे प्रधानमंत्री, और जलाली जो थे उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ पर जो भी सीरिया में जो विद्रोही गुट हैं, HTS के गुट, जब उन्होंने कब्जा कर लिया, दमिश्क तक पहुँच गए, तो उन्होंने कहा था कि जो भी नई सरकार बनेगी हम उसके साथ मिलकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब HTS ने यहाँ पर
प्रधानमंत्री ही बदल दिया है और ये भी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। मोहम्मद अल बशीर इनका नाम है। और मोहम्मद अल बशीर ने क्या कहा है, उन्होंने पूरी दुनिया में जहां जहां सीरिया के लोग हैं उनसे कहा है कि आप आइए, वापस अपने मुल्क आइए, हम यहाँ पर व्यवस्थाओं को अभी ठीक करने में लगे हैं और आपका सहयोग चाहते हैं। तो सारे सीरियाई जो लोग हैं उनको ये बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि अब स्थितियाँ जो हैं, हम हालांकि यहाँ पर स्थितियाँ विपरीत हैं, आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी हम मिलकर इसको ठीक करेंगे, इसलिए आप आइए। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि अगला बगदादी साबित ना हो जाए जुलानी, इसको लेकर एक चिंता इजराइल को लगातार बनी हुई। इजराइल की कम से कम दलील तो यही है कि जुलानी अगला बगदादी साबित हो सकता है और इसी को लेकर सीरिया में अगर जुलानी का या एसटीएस का शासन स्थापित हो जाता है तो स्थितियां गंभीर हो सकती हैं और इसी को लेकर इजराइल यहां पर अटैक कर रहा है, ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ खामनेई जो हैं उनकी तरफ से ये कहा जा चुका है कि इसके पीछे ये जो पूरा खेला हुआ है ना, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ तुर्की है और तीसरी तरफ अमेरिका। अमेरिका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था और जो जिस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए उसकी वजह से सीरिया में महंगाई लगातार बढ़ती गई, लोग वहाँ पर परेशान होते चले गए तो बशर अल असद जो हैं उनके खिलाफ हो गए। 24 साल का शासन था और कुल मिलाकर असद फैमिली का अगर देखा जाए तो 53-54 साल उन्होंने शासन किया, पिता और फिर बेटे ने। लेकिन अब यहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं और इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि बफर क्षेत्र आता है, गोलान हाइट्स के बाद बफर क्षेत्र आता है, बफर जोन जो है वहां पर भी आईडीएफ ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया और आगे तक वो जा रहे हैं। एक जानकारी निकलकर यह भी आ रही है कि इजराइल ने कहीं ना कहीं जो एसटीएस के या दूसरे लड़ाके जो विद्रोही गुट है उनको हथियार सप्लाई करने का काम किया था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि हथियार जो सप्लाई किए गए ये उनकी आत्मरक्षा के लिए किए गए थे। तो बड़ी अजीब स्थिति बन रही है मिडिल ईस्ट में। इस बीच G7 कह रहा है कि हम यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए तैयार हैं और हमारी जहां मदद लगेगी तो हम यहाँ पर काम करेंगे। इसके अलावा एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के विदेश सचिव हैं उनकी तरफ से ये एक मूव हुआ है और उन्होंने वो इस तरफ आए हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ आए हैं और लेबनान में जो घटनाक्रम चल रहा है या फिर गाजा में जो कुछ हो रहा है या फिर सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसको बातचीत करने के लिए, उस मामले को शांत करने के लिए अमेरिका की तरफ से भी इसमें दखल शुरू हो गया। हालांकि आपको बता दें कि जो बाइडेन इस बात को लेकर पहले ही कह चुके हैं कि सीरिया में जो कुछ चल रहा है हम उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन हम उनके मूव्स पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन क्या सीरिया में कोई सरकार स्थापित हो पाएगी? क्योंकि इजराइल तो लगातार विस्तार तो कर ही रहा है, दूसरी तरफ इजराइल ने गोलान हाइट्स वाले इलाके को तो अपने कब्जे में ले ही लिया है। तो एक ये स्थिति भी यहां पर गंभीर बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ नफरत किस तरीके की है विद्रोहियों की, इससे आप समझिए कि बशर अल असद के अब्बा हाफिज अल असद जो हैं उनकी कब्र को आग लगा दी गई और यह कब्र पश्चिम सीरियाई प्रांत लताकिया में बनाई गई थी। एक चीज और है, यारमुकी नदी है जो जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि वो नदी जो है वो गोलान हाइट्स में यारमुकी नदी है, जॉर्डन नदी का प्रमुख स्रोत है और इसके अलावा दूसरे जल स्रोत भी हैं। तो इजराइल के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस नदी का पानी वो अब हासिल कर ले। तो इस भौगोलिक क्षेत्र के लिहाज से भी इजराइल चाहता है कि गोलान हाइट्स पर अगर वो स्थापित हो गया तो वहाँ से पूरा वो एरिया जो है वहाँ से वो नज़र रख सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इजराइल अब सीरिया में पूरी तरह से दाखिल हो जाएगा और वहाँ पर जो भी सरकार बनेगी क्या इजराइल का उसमें दखल होगा? एसटीएस क्या करेगा? क्योंकि एसटीएस ने इधर कब्जा किया, उधर इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। तो क्या एसटीएस इजराइल से भी झगड़ा मोल लेगा और यहाँ पर कोई वॉर शुरू होगा? ये आने वाले वक्त में साफ होगा। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और आप अपने कमेंट्स हमें साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं वीडियो में नीचे और हम उन कमेंट्स को भी उसका भी जिक्र करेंगे जब अगली बार हम आपके सामने आएंगे और पेश होंगे तो उन कमेंट्स की भी बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है सीरिया में अगले कुछ दिनों में? धन्यवाद।